नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके 12 मार्च को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। विद्यार्थियों, आपके अंग्रेजी का पेपर हो चुका है और अब 12 मार्च को हिंदी का जो पेपर होने वाला है, उस पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो बिल्कुल इस बार आपके सबसे बेस्ट स्कोर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा पूरा पेपर मैं उत्तर सहित लेकर आया हूँ और ये पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए भी मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा कैसे आप डाउनलोड करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके लिए सामान्य निर्देश हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। आपके पेपर के ऊपर भी ऐसे ही निर्देश आएंगे। अपन चलते हैं डायरेक्ट पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इस बार आपके जो अवसद के प्रश्न हैं वो कुल 15 आने वाले हैं। तो 15 प्रश्न सबसे पहले अपन अवसद के देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मिट्टी, सोना, चांदी आदि हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो विद्यार्थियों, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? यानी रसिया शब्द है, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एरा, या, आर, ई। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? या लगा हुआ है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। रसिया शब्द है, इसमें या प्रत्यय लगा हुआ है। विद्यार्थियों, अवसद के जो आंसर हैं इनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि आपकी भी तैयारी को परखा जा सके कि आपकी तैयारी कैसी है। तो कमेंट में आप जरूर लिखिए। तीसरा प्रश्न है, रवि धन इस की सही संधि है। यानी रवि धन इस, इसका सही शब्द क्या बनेगा? रविश, रविश, रवि इस, रवियस। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर अ रहेगा, रवि धन इस। यानी यहाँ पर बड़ी ई और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, दोनों मिलेंगे तो बड़ी ई की मात्रा बनेंगे रवि स। यानी ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, चौथा प्रश्न की समास के कितने भेद हैं? 6, 4, 5, 3। तो विद्यार्थियों, समास के कितने भेद हैं? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर अ, 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं। और पांचवा है, लेखक ने पुरानी रूढ़ियों, मान्यताओं तथा अंधविश्वासों को बताया है। लेखक ने पुरानी रूढ़ियों, मान्यताओं और अंधविश्वास को कैसा बताया है? संस्कृति, परंपरा, कूड़ा करकट या आरक्षणीय। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल कूड़ा करकट बताया है। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। छठा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को जाना जाता है तबला वादक के रूप में, गायक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में, नेता के रूप में। तो बिस्मिल्लाह खां वाला जो आपका पार्ट है उसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन स रहेगा, शहनाई वादक के रूप में। बिस्मिल्लाह खां है, उनको किन के रूप में जाना जाता है? शहनाई वादक के रूप में जाना जाता है। अगला है कि नवाब साहब खीरा खाने के अपने ढंग के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। नवाबी ढंग, पाक कौशल, श्रमशीलता, कला कौशल। तो क्या दिखाना चाहते हैं वो आपको बताना है। तो अपना नवाबी ढंग है वो दिखाना चाहते हैं। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? कबीर को, लेखक को, खंजड़ी को, ग्रामवासी को। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ रहेगा, कबीर को मानते थे। अगला है, तार सप्तक में किसका गला बैठने लगता है? आपको बताना है कि तार सप्तक में किसका गला बैठने लगता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, मुख्य गायक का। किसका? मुख्य गायक का। अगला प्रश्न है 10वां कि कवि ने फसल को किससे स्पर्श की महिमा बताया है? कवि ने फसल को किससे स्पर्श की महिमा बताया है? पानी, सूरज, हाथ या मिट्टी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, हाथ। 11वां है, कवि की भूली हुई स्मृतियां व्यतीत करती हैं प्रेमिका को, स्वयं को, औरों को, इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर, स्वयं को। अगला है, गोपियाँ किससे अटूट प्रेम करती हैं? कृष्ण, प्रकृति, उद्धव या सूरदास? गोपियाँ हैं वो किससे अटूट प्रेम करती हैं? श्री कृष्ण से। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, हिरोशिमा के विस्फोट का भौता लेखक कब बना? तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? ऑप्शन आपके सामने हैं। किताबों को पत्थर पर मानव की साया देखकर, यानी ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? ये आपके 12वीं में भी प्रश्न आएगा और इस बार 10वीं में भी आएगा। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि लोगों ने कठिन परिश्रम से शहर को खूबसूरत बनाया है। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। और अंतिम अपशब्द का प्रश्न है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? तो किसको देखकर? तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन द रहेगा, खेल के साथियों को। तो इस तरह से ये आपके 15 प्रश्न रहेंगे अपशब्द के। देखिए ये पेपर मैं आपको पढ़ने के लिए देने वाला हूँ, तो पूरे प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखे हुए मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो इसमें पहला रिक्त स्थान है, सर्वनाम में वचन और कारक के अनुसार विकार होता है, अतः उसको विकारी शब्द कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है विकारी, विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है, विशेषण के भेदों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है, तो यहाँ पे 5 भरना है। तीसरा है, वह अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्रिया विशेषण। क्या लिखना है? क्रिया विशेषण। और अंतिम है, इसमें रहेगा 3, हिंदी में प्राय 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश है। अपठित का मतलब है आपके पाठ में से नहीं दिया गया है। आपके जो पासबुक आप खोलते हैं तो उसमें पीछे जो गद्यांश दे रखे हैं काफ़ी सारे, उनमें से ये गद्यांश आएगा। तो उनमें से गद्यांश आएगा, मतलब एक गद्यांश और एक पद्यांश 2 आएगा। तो अच्छे से आपको याद करना है। पीछे जितने भी हैं उनको एक बार आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि इस बार आपके समय भी काफ़ी है, क्योंकि 6 तारीख के बाद में अगली परीक्षा 12 को है, 5-6 दिन का गैप है। तो वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय और तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में, अपनी शक्ति में विश्वास करते हो। विवेकानंद की दृष्टि से नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों, पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। तो ये आपके लिए गद्यांश इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें देखिए, प्रस्तुत पद्यांश की उच्च शीर्षक है राष्ट्र सेवा। क्या है? राष्ट्र सेवा। तो इस तरह से आपको इनके उत्तर लिखने हैं। तो इसकी राष्ट्रभक्ति हो जाएगा या राष्ट्र सेवा, जो भी हैं आप लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? भूखे पीड़ितों की सेवा में स्वयं को अर्पित करना और राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा होती है। विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है? वो आपको लिखना है। तो उपदेश का ध्येय वाक्य है कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस तरह से इनके आंसर आपको लिखने हैं। तो विद्यार्थियों पूरे के पूरे प्रश्नों के उत्तर हैं आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। दूसरा है अपठित पद्यांश, ऐसे कैसे आएगा? और यहाँ पर जो अपठित पद्यांश है ये भी देखिए, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। ये वाला जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इनसे संबंधित प्रश्न भी आगे पूछे गए हैं, इनके आंसर आप दे सकते हैं। तो ये मैं इसमें ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अपन डायरेक्ट चलेंगे प्रश्नों की ओर। यहाँ पे निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में दीजिए। तो 5वां प्रश्न है कि हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी? तो उनके मन में या उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी? क्योंकि हालदार साहब ने जब पहली बार नेताजी की मूर्ति को देखा तो मूर्ति के खटकने वाली चीज़ थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा न लगा होना, यानी नेताजी की आंखें हैं उनके ऊपर चश्मा नहीं लगा होता था, लगा हुआ था। इनका कारण था कि मूर्ति को एक स्थानीय कलाकार द्वारा बनाया जाना था, यानी इस मूर्ति को एक वहाँ के स्थानीय जो कलाकार थे उन्होंने ही बनाया था। इसी कारण से
मूर्ति पर चश्मा नहीं था। लगता था मूर्तिकार संगमरमर का चश्मा बनाने में असफल रहा होगा, यानी लगता होगा कि भाई मूर्तिकार है वो जो पत्थर से चश्मा बनाने में असफल रहा होगा। फिर भी उनका बनाया चश्मा निकल गया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया होगा, लेकिन वो बनाया हुआ चश्मा किसी ने निकाल दिया होगा, ऐसा वो लेखक सोच रहे हैं। मूर्ति पर किसी ने असली चश्मे का फ्रेम लगा दिया था और उस मूर्ति के ऊपर है असली जो चश्मा होता है उनका जो फ्रेम है वो किसी व्यक्ति ने लगा दिया था। यही देखकर उनको आश्चर्य हो रहा था। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका के अपने पिता से क्या वैचारिक मतभेद थे। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, लेखिका अपने पिता से क्या वैचारिक मतभेद थे। तो लेखिका और उनके पिता के मतभेदों और टकराहट का मुख्य कारण था उनके विचारों का परस्पर विरोध होना, यानी उनके विचार हैं वो आपस में विरोधी थे। लेखिका के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी देश और समाज के हालतों से परिचित हो। लेखिका के पिता क्या चाहते थे कि उनकी बेटी है वो देश के जो समाज के जो हालत है उनसे परिचित हो, यानी उनके बारे में उनको जानकारी हो। प्रगतिशील सोच वाली बने, यानी उनकी बेटी है वो प्रगतिशील जो सोच है ऐसी लड़की महिला बने, लेकिन वह उसे घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेकिन उनके पिता का मानना था कि लड़की को घर के अंदर ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, यानी घर की चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका को पिता की यह सीमा स्वीकार नहीं थी, यानी लेखिका को ये पसंद नहीं था कि उनके पिता घर की चार दीवारी में उनको रखें। पिता के लिए यह असह्य था कि उनकी बेटी लड़कों के साथ में शहर की सड़कों पर नारे लगाती, हड़ताल करती और जुलूस निकालती घूमे। ये पिता के लिए अच्छी बात नहीं थी, उनके मन में ऐसा चल रहा था। सातवां प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, इसको आप स्टार लगा दीजिए। अगर ये प्रश्न आपने याद नहीं किया तो बाद में पछताओगे आप, ठीक है ना। गोपियों द्वारा उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है। तो गोपियों द्वारा उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की है। पहला है जल के भीतर रहकर भी जल से अप्रभावित रहने वाले कमल के पत्तों से की है, यानी जल के अंदर रहता है कमल लेकिन वो जल से कोई प्रभावित नहीं होता है, उनके पत्ते हैं वो ऐसे ही खिले रहते हैं, जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनके ऊपर। तो एक तो उनसे की है तुलना उद्धव की। दूसरा की है कि जल में रखी तेल की घघरी से, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती हैं, यानी जल के अंदर जो तेल की घघरी रखी हुई होती हैं उसके ऊपर भले कितना बूंद गिरे तो उनके ऊपर वो ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि वो जल है वो नीचे चला जाएगा, बूंद ऊपर की ऊपर रहेगी। तो उसी प्रकार से जो तेल है ऊपर का ऊपर रहेगा, उसी प्रकार से उद्धव की तुलना है इन्होंने की है। अगला है, कवि बादल के फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। क्योंकि रिमझिम बरसने वाला कोमल सुंदर रूप तथा गरजने वाला कठोर क्रांतिकारी रूप कवि समाज में व्याप्त दुखों, भूख, शोषण और उत्पीड़न को मिटाना चाहता है, इसीलिए उसको बादल के गरजने वाले परिवर्तन लाने के रूप का आह्वान करना ही उचित प्रतीत हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति जरूरी है और गरजता हुआ बादल ही क्रांति का संदेश वाहक होता है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी माता का जो आंचल पाठ है उसमें लेखक ने तत्कालीन यानी उसमें का जो समाज है उसकी जो पारिवारिक परिवेश है उनका चित्रण किया है, उनको अपने शब्दों में बताना है। तो इनको आराम से बता सकते हो आप। जैसे कि माता का आंचल पाठ में लेखक ने ग्रामीण अंचल और उनके चरित्र का आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें बालकों के खेल, उत्सुकता, माता की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि शामिल किए गए हैं। शहर की चकाचौंध के से अलग गांव की सहजता को चित्रित किया है। यानी शहर में तो चकाचौंध होती है, मतलब वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, हलचल ज़्यादा होती है, लेकिन गांव एक शांति प्रिय स्थान होता है, ऐसा उन्होंने चित्रित किया है। बाल मनोभावों को अभिव्यक्त के साथ साथ लेखक ने तत्कालीन समाज की पारिवारिक परिवेश का भी सुंदर चित्रण किया है। यानी बालकों का जो अभिव्यक्ति है, अभिभाव है, उनके मनों की जो दशा है उनके बारे में अच्छे से वर्णन है वो लेखक ने किया है। 10वां प्रश्न है, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है।
लेखिका ने ऐसा क्यों सोचा है वो आपको लिखना है। तो आराम से इसको आप लिख सकते हैं, इसका आंसर आप पढ़ लीजिए। 11वां प्रश्न है, आंख हटाए न हटना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपको मुहावरे याद करना है विद्यार्थियों। मुहावरे से संबंधित आपके प्रश्न है 2 या 3 नंबर का आने वाला है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से 2 नंबर तो आपके फिक्स हो जाएंगे। जैसे कि आंख हटाए न हटना, आंख हटाए न हटना का मतलब होता है मुग्ध हो जाना। मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमा यानी मूर्ति को देखकर इतनी सुंदर थी कि आंख हटाए नहीं हट रही थी, ठीक ना। और जैसे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट मैच हुआ, इतना शानदार खेल चल रहा था कि आंख हटाए नहीं हट रही थी। मतलब इस तरह से आप इसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से अभी ये फाइनल होने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में क्रिकेट मैच इतना शानदार था कि आंख हटाए नहीं हट रही थी। तो इस तरह से आप इसमें ये वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके किताब के जो पाठ है उनमें से ये गद्यांश आया है। जिस योग्यता, प्रकृति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का वह सुई धागे का आविष्कार हुआ है, वह है कि व्यक्ति विशेष की संस्कृति और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की है, उसका नाम है सभ्यता। तो ये सभ्यता वाला जो पार्ट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, वहाँ से आपके गद्यांश आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं पढ़ के। इसको मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। ऐसे कैसे ही आपके पठित पद्यांश भी आएगा, यानी 2 गद्यांश आएंगे जिसमें एक अपठित और एक पठित। 2 पद्यांश आएंगे जिसमें एक पठित और एक अपठित। पठित का मतलब है जो आपकी किताब के पाठ है वहाँ से आएगा, अपठित का मतलब है जो पासबुक में पीछे दे रखा है बाहर से, वो आएगा। 14वां प्रश्न है, हालदार साहब की दृष्टि से कैसी कौम देश का अहिम करने वाली होती है, वो आपको लिखना है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। अथवा में ऑप्शन भी रहेगा एक कहानी, यह भी पाठ में मनु भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक उभर कर आया है, वो आपको लिखना है। तो इन प्रश्नों को जो बता रहा हूँ इनको आप नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, इसको अच्छे से याद करके जाइए। इस बार आपको हिंदी में सबसे बेस्ट स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। 15वां प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने मानव जीवन के किस सत्य को प्रकट किया है, वो आपको लिखना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक काव्यांश में लक्ष्मण और परशुराम दोनों ही मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। इस कथन पर अपना मत है वो देना है, यानी अपनी राय देनी है। 16वां प्रश्न है, स्वयं प्रकाश के कृतज्ञ और व्यक्तित्व के बारे में लिखिए, या फिर सूरदास के कृतज्ञ और व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। आपके जितने लेखक हैं इनका कृतज्ञ और व्यक्तित्व आपको याद करना है विद्यार्थियों। आपके 5 नंबर का ये प्रश्न आने वाला है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो आपके लेखक हैं उन्होंने कौन कौन सी भाषाओं में रचना लिखी है, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तारीख वगैरह, ये सब कुछ आप याद कर लो। और किस क्षेत्र में उनका जो ज्ञान है वो अधिक था, यानी कौन सी भाषा में अधिक था, उनके बारे में अच्छे से आप याद कर लीजिए। तो विद्यार्थियों आपके 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। तो ये स्वयं प्रकाश और सूरदास दोनों को अच्छे से याद करना है आपको। खंड द रहेगा, इसमें भोलेनाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार अलग हैं, वो आपको लिखना है। और इसकी जो उत्तर सीमा है वो 80 से 100 शब्दों में देना है। ये आपके 6 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान, इस कथन के पक्ष में अपनी राय है वो आपको देना ही है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से एक विषय के ऊपर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, और ये 6 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। तो किसी एक के ऊपर लिख सकते हैं, जैसे कि शिक्षित नारी की समाज में निर्माण की भूमिका, इन शब्दों का प्रयोग करना है। पहले पॉइंट ये बनाना, इनके बारे में आधा पेज या 1 पेज भर दो, इनके बारे में आधा पेज भर दो। इस तरह से आपको 10-10 लाइनें 20-20 लाइनें इनके बारे में लिख देनी है। आराम से आप लिख सकते हैं बना के, ठीक है। और दूसरा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा शिक्षा में खेल कूद का महत्व। तो इसके भी ये पॉइंट आप बना सकते हैं। मेरा प्रिय कवि, इनके बारे में आप ये पॉइंट बनाते हुए लिख सकते हैं। समाचार पत्रों का महत्व, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।
और 19वां प्रश्न है, आपके पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है, अतः जयपुर के विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को इस आशय का प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी टीसी के लिए आपको प्रार्थना पत्र याद करना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, प्रार्थना पत्र नहीं आता है तो आप पत्र भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो प्रार्थना पत्र बेस्ट रहता है। आप अच्छे से एप्लीकेशन याद करके जाइए। अगर एप्लीकेशन नहीं रहता है तो आप लेटर याद कर सकते हैं, पत्र। तो इसमें देखिए लेटर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपने अपने विद्यालय में वृक्षारोपण समारोह का आयोजन करवाया है, आपकी इसमें सक्रिय भागीदारी रही है। इस समारोह का अनुभव बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। और 20वां प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रसार हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है। तो विज्ञापन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। विद्यार्थियों, विज्ञापन किस तरह से लिखा जाता है, एक बार आप अपनी गाइड को देखिए, यानी अपनी पासबुक में से देखिए और 1-2 विज्ञापन आप लिखने की कोशिश कीजिए। किसी एक विषय को पकड़ लीजिए, उसमें आप लिखने की कोशिश कीजिए। 1-2 बार आप ट्राई करोगे तो विज्ञापन आराम से आप सीख जाओगे और यहाँ से भी आपके 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को पूरा देखा है, अंत तक आप आए हैं तो अच्छे से आपने वीडियो को समझा होगा किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। और विद्यार्थियों, इस पेपर में से भी आपके लगभग 50 से 60% प्रश्न आने की संभावना रहेगी, यानी यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। 50 से 60% कम नहीं होते हैं विद्यार्थियों। और हाँ, इस पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के लिए आपको गूगल में जाकर सर्च करना है udaystudy.in, यानी udaystudy.in। देखो, उदय स्टडी नाम से खूब सारी वेबसाइटें दूसरे लोगों की होगी, आपको पी से ध्यान रखना है, IN लगा हो यानी इन लगा हो, वही हमारी वेबसाइट है, ठीक है। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पर जाने के बाद में ऊपर जो पेपर वाला सेशन आएगा उसके ऊपर क्लिक कीजिए और क्लास 10 के ऊपर आप क्लिक कीजिए तो आपकी कक्षा 10 के सभी पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे। डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने वेबसाइट की लिंक भी दे दूँगा। तो विद्यार्थियों, अगला पेपर कौन सी सब्जेक्ट का सही है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। वैसे आपके एग्ज़ाम में 5 दिन का समय है, यानी आपके 12 तारीख को है। मैं इस वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 मार्च को, तो यहाँ से आपके 5-6 दिन का समय है। तो ऐसे में आने वाले समय में भी मैं आपके लिए 1-2 और वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।